जय हिंद। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एवियन कोचिंग सेंटर में। तो आज के इस वीडियो सेशन में आपको 12th केमिस्ट्री और 12th बायोलॉजी में भी, साथ ही साथ कंपटीशन परीक्षा में भी, साथ ही साथ वाइवा वाले क्वेश्चन में भी आप इसको बना सकते हो। जो वाइवा होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, वहां पर भी आप इस टॉपिक को बना सकते हो और यहां से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का इस वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे डीएनए की जो द्वितीयक संरचना होती है, जिसको डीएनए का वाटसन तथा क्रिक मॉडल के नाम से जाना जाता है, जिसको वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तुत किया था। आज इसके बारे में, इस डीएनए की संरचना के बारे में हर एक डाउट क्लियर करूंगा। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये 12th बायोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 12th बायोलॉजी का भी एक चैप्टर है जो कि है वंशागत का आणविक आधार, उसमें टॉपिक पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। साथ ही साथ जो 12th केमिस्ट्री का जैव अणु चैप्टर है, बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर है, उसमें भी डीएनए है, उसमें भी पूछा जाता है। साथ ही साथ आप वाइवा जो होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है, वहां पर भी आप इसको चार्ट पेपर में बना करके इसके बारे में बता सकते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है ये आप जान सकते हो। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। चलिए देखिए, डीएनए का वाटसन तथा क्रिक मॉडल, यहां पर इसकी संरचना है। देखो, जो डीएनए होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। आपको पता होना चाहिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती क्या। देखो, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, पहले आप जानते हो डीएनए में 4 चीजें जरूरी होती है। कौन कौन सी चीजें होती है जरूरी? देखो, डीएनए में जो होता है नाइट्रोजनी क्षारक जरूरी होता है, पेंटोज शर्करा जरूरी होता है और फास्फेट समूह जरूरी होता है। 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कौन कौन सी? नाइट्रोजनी क्षारक, और क्या जरूरी होती है? पेंटोज शर्करा, और क्या क्या जरूरी होती है? फास्फेट समूह जरूरी होता है। अब देखिए, जब नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या क्या मिलता है? नाइट्रोजनी क्षारक मिलता है और पेंटोज शर्करा मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड हमने लिख दिया। नाइट्रोजन क्षारक को एन से प्रदर्शित कर दिया, पेंटोज शर्करा को पी से प्रदर्शित कर दिया। अब इसी में न्यूक्लियोसाइड में, अगर न्यूक्लियोसाइड में अगर फास्फेट समूह जोड़ दे, PO4 समूह जोड़ देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। न्यूक्लियोटाइड। और एक कई न्यूक्लियोटाइड जब मिला देते हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाता है, और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ जाते हैं समांतर क्रम में तो उसी को बोलते हैं डीएनए अणु। जो डीएनए अणु होता है, इसके 2 सिरे होते हैं, एक 3' to 5' होता है। एक जनक इसका क्या होता है? एक स्टैंड इसका 3' to 5' होता है, दूसरा स्टैंड जो होता है 5' to 3' होता है। ठीक है। अब क्या होता है? जो डीएनए होता है, डीएनए सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का वाहक होता है, अर्थात आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? जो वाटसन तथा क्रिक ने मॉडल प्रस्तुत किया था। इसमें जो 2 डीएनए होते हैं, डीएनए अणु का जो व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और 10 न्यूक्लियोटाइड, देखो 10 न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर एक पूर्ण चक्र बोला जाता है या एक पिच बोला जाता है। उसके बीच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। 3.4 को 10 से गुणा कर दो, 34 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ओके। अब ये बात पूछता है, इसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक 4 प्रकार के होते हैं डीएनए में, कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। और देखो, अब क्या होता है? जो एडिनिन होता है थायमिन के साथ जुड़ता है, माने एडिनिन थायमिन के साथ, थायमिन एडिनिन के साथ, लेकिन किसके द्वारा जुड़ता है? द्विहाइड्रोजन बंध। अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजनी क्षारक परस्पर किस बंध से जुड़े होते हैं तो ऑप्शन क्या होगा? हाइड्रोजन बंध। और एडिनिन और थायमिन द्विहाइड्रोजन बंध से जुड़ता है, और जबकि साइटोसिन और ग्वानिन परस्पर ट्रिपल हाइड्रोजन बंध से जुड़ते हैं। ये चीजें याद रखना। क्या बोला मैंने? अगर एडेनिन थायमिन जुड़ेगा, साइटोसिन किससे जुड़ेगा? ग्वानिन से जुड़ेगा। लेकिन बात यहां पर आती है कि एडेनिन थायमिन के साथ किस हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है? तो एडेनिन थायमिन के साथ क्या जुड़ता है? डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। ठीक। और ग्वानिन साइटोसिन किससे जुड़ता है? परस्पर आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। चलिए, अब देखिए यहां पर यही चीजें लिखा गया है, एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है
कि डीएनए का वाटसन तथा क्रिक मॉडल 1953 ईस्वी में लागू हुआ था। मतलब डीएनए जो वाटसन और क्रिक थे वे अपना मॉडल कब लागू किए थे? 1953 ईस्वी में लागू किए थे। इन्होंने 1953 ईस्वी में इस प्रकार की एक संरचना दी जिसको डीएनए का वाटसन तथा क्रिक मॉडल बोला जाता है। अगला इन्होंने क्या बताया, इसके लिए इन्होंने 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। किनको? डीएनए और वाटसन तथा क्रिक को इस संरचना के लिए 1962 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला इनको। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं इतनी सी बातें सबको समझ में आई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें दो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती हैं। देखो, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की क्या होती है? श्रृंखलाएं होती है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा, देखो इसमें अगर ए भी पूछा जाता है डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में क्या पाया जाता है? पेंटोज शर्करा पाया जाता है। इतनी सी बात समझ में आई। आगे, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह किस क्रम में जुड़े होते हैं? ये भी याद रखना, एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। और नाइट्रोजनी क्षार जो होता है, जो नाइट्रोजनी क्षार होता है, तो कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं? 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थायमिन होता है। और याद रखना, जो आरएनए होता है इसमें क्या होता है कि जो थायमिन होता है, थायमिन के स्थान पर क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है। चलिए देखो, नाइट्रोजनी क्षार किस बंध से जुड़े होते हैं? तो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार परस्पर किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इतनी सी बातें समझ में आई। चलिए अब यहां पर मैंने लिख, देखो एडेनिन किससे जुड़ेगा? थायमिन से, लेकिन किस हाइड्रोजन बंध द्वारा? 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा। ग्वानिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से, कितने हाइड्रोजन बंध द्वारा? 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा। थायमिन किससे जुड़ेगा? एडेनिन से, कितने हाइड्रोजन बंध द्वारा? 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा। और साइटोसिन ग्वानिन से किससे जुड़ेगा? ट्रिपल हाइड्रोजन बंध द्वारा। इतनी सी बातें समझ में आई सबको। चलिए अब क्या होता है, जो डीएनए अणु का व्यास होता है, देखो ये डीएनए अणु का जो व्यास है, वो डीएनए अणु का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, और 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और क्या होता है? एक पिच का मतलब होता है पूरे 10 न्यूक्लियोटाइड। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 न्यूक्लियोटाइड बराबर एक पिच होता है, अर्थात इसी को एक पूर्ण चक्र बोलते हैं। और एक पूर्ण चक्र के बीच की जो दूरी होती है 3.4 को 10 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉम। और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड है आपस में, ये दोनों आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। उम्मीद करता हूं हर टॉपिक समझ में आया होगा। तो एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, डीएनए का वाटसन तथा क्रिक मॉडल किसने लागू किया? डीएनए का वाटसन तथा क्रिक मॉडल कब लागू हुआ? 1953 में लागू हुआ। 1962 में इसी के लिए इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती हैं। डीएनए जो होता है में जो राइबोस शर्करा होते हैं, जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और जो फास्फेट समूह होता है, ये परस्पर एकांतर क्रम में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इतनी सी बातें समझ में आई सबको। फिर क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। फिर और क्या है इसमें? एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा। ग्वानिन साइटोसिन के साथ कितने? ट्रिपल हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो उसी प्रकार एक परस्पर जुड़े होते हैं, या बोल सकते हो एडेनिन थायमिन के साथ, या थायमिन एडेनिन के साथ। ठीक, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन किसके साथ? ग्वानिन के साथ। ट्रिपल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। अब डीएनए अणु का व्यास पूछा जाए, बताओगे 20 एंगस्ट्रॉम। 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी पूछा जाए तो बताओगे 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक पिच जिसको 10 न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं के बीच की दूरी, या एक पूर्ण चक्र, डीएनए के एक पूर्ण चक्र की दूरी पूछी जाए तब बताओगे कितना? 34 एंगस्ट्रॉम बताओगे। और न्यूक्लियोटाइड पूछा जाए आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो कैसा लगा वीडियो सेशन आज का दोस्त? उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि देखो, एक जो डीएनए का टॉपिक है, वाटसन तथा क्रिक मॉडल, आपको 12th केमिस्ट्री में भी मिलेगा, 12th बायोलॉजी में मिलेगा। आप बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो,
दोनों के जो वाइवा क्वेश्चन, जो वाइवा होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, वहाँ के चार्ट पेपर में आप इसे बना करके, ये सारी चीज़ें इसको याद रख करके आप यहीं से एग्जामिनर वाइवा लेता है और आप अच्छे से, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो, दोनों में अच्छे से 30 अंक अर्जित कर सकते हो। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है, आपके वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्त, खुश रहिए, मस्त रहिए, बोर्ड एग्जाम की अच्छी से अच्छी तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्त।